तो चलिए स्टूडेंट, अब हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि इफ पार्टनर्स डोंट वांट टू शो देयर असेट्स एंड लायबिलिटी एट देयर रिवाइज्ड वैल्यू, कि अगर पार्टनर ये चाहते हो कि वो असेट्स और लायबिलिटी को उनकी बुक वैल्यू में, जो वैल्यू बुक में चली हुई है उसी पे ही शो करना चाहते हैं, उनकी रिवाइज्ड वैल्यू पे शो ना करना चाहते हो, तो उस केस में क्या किया करते हैं। देखिए, अगर हम सेम एग्जांपल लेकर चलें और अब हम वो वही स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं जो मैंने इससे पहले एग्जांपल में करवाई थी, मींस कि आपके पास जो बुक है उस बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 42। पहले हमने कुछ स्टेटमेंट में कुछ ये कहा था कि हम वो चीज नहीं लेकर चलते, अब सेम हम वही स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, जो कुछ भी उसमें गिवन है अब हम उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो जब पार्टनर क्या करते हैं कि वो अपने असेट्स और लायबिलिटी को उसी अमाउंट पे शो करना चाहते हैं जो बुक्स में गिवन है, तो उस केस में करते क्या है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हम सबसे पहले वो कैलकुलेट करते हैं कि असेट्स और लायबिलिटी का जो वैल्यूज में चेंज आया था उसकी वजह से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वर्किंग नोट में पहले हम वो चेक करते हैं। अब जैसे मैं सेम एग्जांपल की बात करूं, इस क्वेश्चन में आया था कि प्रोविजन की सबसे पहले पॉइंट आया था, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड। प्रोविजन इंक्रीज हुआ तो हमारे लिए जो नेगेटिव वैल्यू थी उसको हमने अलग लिख लिया कि 2000 है, क्योंकि प्रोविजन की अमाउंट जो है इंक्रीज हुई है। उसके बाद कहा गया था कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है, कि स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो 30,000 जो पॉजिटिव थी उसको मैंने अलग लिख लिया, नेगेटिव को अलग लिख के मैंने ओवरऑल चेक किया कि इसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस हमें क्या हुआ है। लेकिन वर्किंग नोट में अकाउंट नहीं बनेगा, याद रखना है आपने कि जब भी बुक वैल्यू पे शो करना हो हमने असेट्स और लायबिलिटी को, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता। तो यहां हम भी वही कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम नहीं बना रहे, लेकिन वर्किंग नोट में हम ये जरूर चेक करेंगे कि इस वैल्यू में चेंज होने की वजह से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो हमने यही किया, पॉजिटिव मीन्स जो प्रॉफिट हुआ उसको हम यहां लिख रहे हैं, जो लॉस हुआ उसको हम यहां लिख रहे हैं। तो जब स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमने यहां लिख ली, प्रोविजन और बनाना था 2000 अमाउंट का तो उसको हमने यहां लिख दिया। फिक्स्ड असेट्स डिक्रीज हुई थी तो ये हमारे लिए एक लॉस का पॉइंट था 22,000 का, तो हमने यहां पर ये इसको यहां लिख लिया। क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हुई है उसको हमने यहां लिख लिया। तो ओवरऑल हमारे सामने क्या पॉइंट आया कि 45,000 तो हमारे वो थे जो हमारे लिए फेवरेबल थे, और जो 24,000 अमाउंट थी ये हमारे लिए एक तरह से लॉस था, क्योंकि हमारे प्रोविजन भी इंक्रीज हुए थे और जो हमारे फिक्स्ड असेट्स थी उसकी वैल्यू में भी डाउनफॉल आया था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो ओवरऑल हमने देखा कि 24,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब हम करते क्या है कि अब देखिए कि 21,000 का प्रॉफिट हुआ, अगर वो अब इसको आपस में नहीं बांटना चाहते, तो क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुआ है अगर आप इसको बुक वैल्यू पे ही शो करना चाहते हो तो इसका मतलब इस केस में हम करते क्या है, तो जैसे हमने इससे पहले किया है कि गेन करने वाला सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को इस प्रॉफिट की फॉर्म में कंपनसेट करता है। तो जैसे मैं यहां आपको एक बार इसी क्वेश्चन में ही करके बताऊंगा कि कैसे करते हैं, कि जैसे यहां पर हमने रिजर्व एंड सरप्लस के केस में किया है, गुडविल के केस में किया है कि गेन करने वाला सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को कंपनसेट करते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ है कि आज वो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कि वो उसको बुक वैल्यू पे ही शो करना चाहते हैं। तो लेकिन होगा क्या कि जो बेनिफिट आज उनको ओल्ड रेशो की फॉर्म में मिलना था, इन फ्यूचर वो उनको किसी और रेशो में मिलेगा। तो गेन करने वाला ज्यादा शेयर ले रहा होगा उसकी वजह से जो प्रॉफिट होगा, और सेक्रीफाइस करने वाला उस केस में कम शेयर ले रहा होगा इस प्रॉफिट का। तो अब इसका इफेक्ट क्या दिखाएंगे, आज गेन करने वाला ही कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइस करने वाले को। और कैसे करेगा, सेम वैसे ही, जितना प्रॉफिट या लॉस होगा गेन करने वाला जितना भी गेन कर रहा है इस प्रॉफिट का उतना ही हिस्सा किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, डिवाइड कर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो चलिए इसी क्वेश्चन में हम लेकर चलते हैं कि कैसे ये करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो इसमें बनेगा ही नहीं, तो रिवैल्यूएशन की बजाय हम डायरेक्ट बना रहे हैं अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेम वही प्रोसेस जो हम करते हैं कि सबसे पहले हमने लिखना है बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन है। जो गिवन था 1 लाख था एम का, 2 लाख था एल का, और 80,000 था एन का। बैलेंस लिखने के बाद हमारा सेकंड पॉइंट किस पे जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ। अब रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में भी क्वेश्चन में ये गिवन था कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। अब अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते
तो हमने फिर वही देखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस थे कितने के, वो थे हमारे क्वेश्चन में 42,000 के। रिजर्व एंड सरप्लस की जो अमाउंट थी वो थी 42,000 की। और आप पहले ही पढ़ चुके हो कि जब वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं पार्टनर्स, तो उस केस में करता क्या है कि जितने भी हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस हैं उनको गेन करने वाला, जितना वो गेन कर रहा है उतना ही शेयर वो जो है सेक्रीफाइस करने वालों को कंपनसेट करता है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि क्यों करता है, किस लिए करता है। तो वही सेम पॉइंट, बस हमारा पॉइंट ये था कि जब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करते हो तो गेन करने वाला उतना ही शेयर, जितना वो गेन कर रहा है उतनी अमाउंट वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को कंपनसेट करता है। तो 5/21 इसका कितना हुआ, वो हुआ यहाँ पर 10,000। तो 10,000 में से 1/21 इसने सेक्रीफाइस किया, तो 1/21 इसका बना 2,000। 2,000 वो किसको देगा, रिजर्व के लिए एल को, और 4/21 सेक्रीफाइस किया था एन ने, तो 4/21 इसका जो बनता है 8,000, 8,000 वो देगा रिजर्व एंड सरप्लस के लिए एन को। तो यहां पर हमने क्या किया, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम का, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करना तो नहीं चाहते, तो उस केस में 2,000 हम एम का शेयर इंक्रीज कर देंगे और एन का शेयर 8,000 इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद अब ये जो 2,000 था 8,000 इंक्रीज, ये हमने किससे लेकर दिया, एल से, यानी कि एल के अकाउंट से हम 10,000 डिक्रीज कर रहे हैं रिजर्व के नाम के। तो एम के अकाउंट में गया एल के अकाउंट से 2,000, एन के अकाउंट में गया एल के अकाउंट से 8,000। तो ये हमारा पॉइंट हो गया रिजर्व का। रिजर्व के बाद हमारा गुडविल का पॉइंट आया। गुडविल की जैसे हम दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे हम कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। गुडविल हमारी 84,000 आई। 84,000 में सेम वही कि गेन करने वाला सेक्रीफाइस करने वाले को कुछ देगा, तो 84,000 का 5/21 हुआ, कितना होगा ये होगा 20,000। और 20,000 में से भी 4,000 एम को दे रहे होंगे जैसे पहले किया है, 16,000 किसको दे रहे होंगे हम, एल के अकाउंट से निकाल के एन के अकाउंट को। तो यहां पर 4,000 हमने यहां क्या किया, एन के अकाउंट में डाल दिए, एम के अकाउंट में डाल दिए, और 16,000 हमने एन के अकाउंट में डाल दिए। ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट होगी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले देखो हमने रिजर्व का बैलेंस लिख लिया, रिजर्व के से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट कर ली, हमने गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर दी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आया था वो आया था रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब हम रिवैल्यूएशन का पॉइंट देखेंगे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 21,000। अब 21,000 में गेन करने वाला कौन था, यहाँ पर एल। तो गेन करने वाले के अकाउंट से हमने क्या करना है, 5,000 निकालने हैं। और 5,000 निकाल के, और वो 5,000 कैसे निकालने हैं, 5,000 निकाल के इसने 1/21 सेक्रीफाइस किए, तो 1/21 बना यहाँ पर 1,000 एम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और 4,000 क्योंकि इसने 4/21 सेक्रीफाइस किए तो 4,000 एन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम ये सारा वर्क जो है करेंगे। तो ये करने के बाद अब देखिए अब हमने करना क्या है, और दूसरी तरफ ये तो हमने सारा ट्रांसफर कर दिया है, एड लेस हम बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद क्योंकि बैलेंस शीट बनती है, क्योंकि इस पॉइंट में ये था कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर जनरल रिजर्व, तो इसलिए जनरल रिजर्व क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए ही नहीं है, तो हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे कि 42 के 42,000 यहीं के यहीं है। उन्होंने कहा था कि असेट्स और लायबिलिटी को उनको रिवाइज्ड वैल्यू पे शो नहीं करेंगे, तो मींस हमने जो पहले उनकी वैल्यू थी उसी वैल्यू पे शो करना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। 58,000 के ये थे, कैश का बैलेंस 8,000 था, ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। डेटर 75,000 के थे, प्रोविजन 3,000 का था, क्योंकि हमने इसमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि वो उनको रिवाइज्ड वैल्यू पे शो नहीं कर रहे। स्टॉक था हमारे पास यहाँ पर 1,80,000 का था, 1,80,000 का हमने इसे शो कर दिया। फिक्स्ड असेट्स हमारी 2,20,000 की, हमने इसको ऐसे शो कर दिया। सिर्फ जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे हमारे कैपिटल के बैलेंस में, और वो कैपिटल का बैलेंस हम यहाँ से निकाल रहे होंगे। तो कैपिटल का बैलेंस हमने निकाला, इस साइड का टोटल किया, तो हमारे पास आया, इस साइड का टोटल आया 2 लाख, ये हमारा टोटल आया 42617, 1,07,000। इस साइड का जो सम आया वो आया हमारे पास 1,08,000।
अब सेम जो हमारा बैलेंस सीडी रहेगा, टू बैलेंस सीडी, तो कितना रहेगा, हमने यहाँ पर पहले तो टोटल लिखा जो हमारा बनता था 2 लाख, 1,07,000, 1,08,000, तो बैलेंस सीडी इस साइड का रहा 1,08,000, यहाँ रहा 1,07,000, और इस साइड का सम रहा हमारा 16 और 4 यहाँ पर 20 हो गए, 20 और 10 30, 35 इसमें से लेस किया है 1,65,000। तो ये हमारा बैलेंस सीडी रहा, और यही बैलेंस सीडी ट्रांसफर होगा हमारा बैलेंस शीट में। एल का यहाँ से बैलेंस आया 1,65,000, 1,07,000 यहाँ पे, 1,08,000 यहाँ पे, और तीनों का जो हमारा सम आया वो आया 3,80,000, और हमारा जो सम आएगा वो आएगा 4,80,000। तो 4,80,000 हमारे पास ये आ गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो हमें ये सारी एडजस्टमेंट के बिहाफ पे ये अकाउंट बनाने होते हैं। तो हमारे मेन अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का सम हमेशा इक्वल आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस किस में नहीं बनेगा, आपने ये भी ध्यान रखना है कि रिवाइज्ड वैल्यू पे अगर शो करते हो तो रिवैल्यूएशन बनेगा, और अगर रिवाइज्ड वैल्यू पे शो नहीं करना चाहते अपने असेट्स और लायबिलिटी को, तो उस केस में रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा।